आज हम अपने घर में ही छिपे 3 रासायनिक जादूगरों की कहानी समझेंगे। जादूगर? हाँ, ये शब्द सही है। 2 तो भाई भाई जैसे लगते हैं, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, और तीसरा है उनका शक्तिशाली दोस्त ब्लीचिंग पाउडर। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे ये तीनों मिलकर हमारे खाने, सफाई और यहाँ तक कि रंगों की दुनिया को भी बदलते हैं। ये एक शानदार विषय है। हमारे पास कुछ सामान्य ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वाली किताबों से सामग्री है, और हमारा मिशन है इन रोजमर्रा की चीजों के पीछे छिपे विज्ञान को बाहर निकालना। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि केमिस्ट्री सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी रसोई और लॉन्ड्री में भी मौजूद है। सही बात है। और इन स्रोतों से जो जानकारी मिलती है वो वाकई दिलचस्प है। ये बताती है कि कैसे एक छोटे से एटम का फर्क भी किसी चीज के काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। ठीक है, तो चलिए सोडा भाइयों से शुरू करते हैं। मुझे हमेशा से ये कंफ्यूजन रहा है। हाँ, ये बहुत आम है। घर पर दोनों डिब्बे रखे होते हैं, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, दिखते भी लगभग एक जैसे, सफेद पाउडर है। बिल्कुल। अगर मैं गलती से केक में वॉशिंग सोडा डाल दूं तो क्या होगा? क्या बस स्वाद खराब होगा या कोई बड़ी गड़बड़ हो जाएगी? हाँ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। स्वाद तो खराब होगा ही, पर यह सेहत के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। अच्छा। और यहीं पर केमिस्ट्री हमारी मदद करती है। इन दोनों में बस नाम का ही नहीं, बल्कि मॉलिक्यूलर लेवल पर बहुत बड़ा अंतर है। हाँ। हमारी किताबों में इनके फॉर्मूले दिए गए। हाँ, बताइए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और फॉर्मूला है NaHCO3। NaHCO3। ठीक है। NaHCO3, ठीक है। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये तो सीधा साधा लगता है। बिल्कुल। अब वॉशिंग सोडा को देखिए, उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट और फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। ओके, Na2CO3.10H2O। हाँ, यहाँ 2 बड़े अंतर हैं। पहला, इसमें हाइड्रोजन नहीं है और सोडियम के 2 एटम हैं, और दूसरा जो ज्यादा जरूरी है वो है आखिर में लिखा .10H2O। अच्छा, ये .10H2O क्या चीज है? ये तो किसी फॉर्मूले में मैंने कम ही देखा है। इसका मतलब है कि सोडियम कार्बोनेट के हर एक अणु के साथ पानी के 10 अणु क्रिस्टल के रूप में जुड़े हुए हैं। अच्छा, पानी के अणु? हाँ, इसे हाइड्रेटेड होना कहते हैं। ये पानी के अणु उसकी क्रिस्टल संरचना का हिस्सा हैं, और यही चीज वॉशिंग सोडा को बेकिंग सोडा से बिल्कुल अलग बना देती है। मतलब आणविक स्तर पर वॉशिंग सोडा एक तरह का गीला क्रिस्टल है। एकदम सही समझा आपने। वो एक गीला क्रिस्टल है, जबकि बेकिंग सोडा एक सूखा पाउडर है। अच्छा, तो ये पानी के अणु ही सारा खेल बदल देते हैं। चलिए अब इनके इस्तेमाल पर आते हैं। ठीक है। इन किताबों में बेकिंग सोडा के कुछ ऐसे इस्तेमाल लिखे हैं जो मुझे बड़े दिलचस्प लगे। एक तो ये कि इसे आग बुझाने वाले यंत्रों यानी फायर एक्सटिंग्विशर्स में इस्तेमाल किया जाता है। हाँ। किचन की चीज और आग बुझाना, ये थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है। हाँ, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत सीधा है। जब बेकिंग सोडा गर्म होता है तो ये तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस छोड़ता है, और आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। बिल्कुल। ये CO2 गैस एक कंबल की तरह आग को ढक लेती है, ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ देती है और आग बुझ जाती है। कमाल है। और एक और इस्तेमाल का जिक्र है जो बिच्छू बूटी यानी नेटल लीव्स से जुड़ा है। हाँ, ये भी एक अच्छा उदाहरण है। कहा गया है कि अगर इसका डंक लग जाए तो बेकिंग सोडा का घोल लगाने से आराम मिलता है, क्योंकि डंक से त्वचा में मेथेनोइक एसिड चला जाता है। सही। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है, पर क्या असल जिंदगी में ये इतना ही आसान है? मतलब अगर डंक बहुत गहरा हो तो क्या थोड़ा सा बेकिंग सोडा लगाने से सच में काम चल जाएगा? देखिए, ये एक प्राथमिक उपचार है। बेकिंग सोडा, जैसा हमने फॉर्मूले में देखा, एक हल्का क्षार यानी बेस है, और एसिड और बेस जब मिलते हैं तो एक दूसरे को बेअसर कर देते हैं। न्यूट्रलाइज कर देते हैं। हाँ, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो हाँ, ये जलन और खुजली को काफी हद तक कम कर देता है। ये कोई जादू इलाज नहीं है, लेकिन एसिड बेस केमिस्ट्री का एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण है जो तुरंत राहत देता है। तो इसका क्षारीय यानी बेसिक होना ही इसकी असली ताकत है। बिल्कुल। और यही गुण हमें इसके सबसे मशहूर इस्तेमाल की ओर ले जाता है, बेकिंग पाउडर। अच्छा, बेकिंग पाउडर? हाँ, यहाँ एक आम गलतफहमी दूर करना जरूरी है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा एक ही चीज नहीं है। नहीं है? नहीं, हमारे स्रोतों में साफ लिखा है कि बेकिंग पाउडर असल में एक मिश्रण है। मिश्रण मतलब इसमें और भी कुछ मिला होता है? हाँ, इसमें 3 चीजें होती हैं। पहला, बेकिंग सोडा जो कि बेस है। दूसरा, एक हल्का खाने लायक एसिड जैसे टार्टरिक एसिड। और तीसरा, स्टार्च। स्टार्च क्यों? स्टार्च का काम है नमी को सोखना,
और इन दोनों को यानी एसिड और बेस को समय से पहले आपस में मिलने से रोकना। तो ये एक तरह का रेडी टू यूज किट है, एसिड भी है, बेस भी है, बस पानी का इंतजार है। एकदम सही। जैसे ही आप इस पाउडर को केक के घोल में डालते हैं यानी उसे गीला करते हैं, एसिड और बेस आपस में प्रतिक्रिया करते हैं और फिर बुलबुले निकलते हैं। हाँ, और इस रिएक्शन का नतीजा होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के छोटे छोटे बुलबुले। ये वही बुलबुले हैं जो केक को फुलाते हैं, उसे नरम और स्पंजी बनाते हैं। तो केक में उठने वाले बुलबुले असल में एक केमिकल रिएक्शन का नतीजा है। बिल्कुल। अब वॉशिंग सोडा पर आते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका काम धुलाई से जुड़ा होगा। हाँ, इसका मुख्य काम सफाई और उद्योगों में है, जैसे कांच और कागज बनाना। लेकिन इन किताबों में इसके जिस सबसे महत्वपूर्ण उपयोग का जिक्र है, वो है पानी की स्थायी कठोरता को हटाना। स्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस। इसका मतलब क्या कोई अस्थायी कठोरता भी होती है? बहुत बढ़िया सवाल। हाँ, अस्थायी कठोरता भी होती है, जिसे सिर्फ पानी उबालकर दूर किया जा सकता है। अच्छा। लेकिन स्थायी कठोरता ज्यादा जिद्दी होती है। ये पानी में घुले कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स और क्लोरेट्स की वजह से होती है। और ये खनिज करते क्या हैं? ये खनिज साबुन के साथ मिलकर एक चिपचिपा पदार्थ बना देते हैं, जिससे झाग नहीं बनता और कपड़े साफ नहीं होते। तो वॉशिंग सोडा इन जिद्दी खनिजों का क्या करता है? क्या वो इन्हें जादू से गायब कर देता है? वो जादू नहीं, केमिस्ट्री करता है। वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट पानी में जाकर इन घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ प्रतिक्रिया करता है। और उस प्रतिक्रिया से क्या होता है? उस रिएक्शन से वो उन्हें अघुलनशील यानी इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट में बदल देता है। मतलब जो खनिज पहले पानी में चीनी की तरह घुले थे, अब वे रेत कर कणों की तरह ठोस बन जाते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। ये कण या तो नीचे बैठ जाते हैं या पानी में तैरते रहते हैं, लेकिन वे अब साबुन के काम में दखल नहीं दे सकते। इस तरह पानी नरम हो जाता है और डिटर्जेंट अपना काम ठीक से कर पाता है। वाह, मतलब ये उन खनिजों को प्रेसिपिटेट करके पानी से अलग कर देता है। हाँ, तो वॉशिंग सोडा पानी को नरम करके और दाग धब्बों को हटाकर सफाई में मदद करता है, लेकिन कुछ दाग बहुत जिद्दी होते हैं जिन्हें सिर्फ हटाना काफी नहीं होता, उनका रंग ही उड़ाना पड़ता है। बिल्कुल। और यहीं पर हमारी कहानी के तीसरे और शायद सबसे शक्तिशाली किरदार की एंट्री होती है, ब्लीचिंग पाउडर। बिल्कुल। जब सफाई से काम ना चले तो ब्लीचिंग की जरूरत पड़ती है। हम जिस आम ब्लीचिंग पाउडर की बात कर रहे हैं, इन स्रोतों में उसका फॉर्मूला दिया गया है CaOClC। CaOClCl। यह थोड़ा अजीब फॉर्मूला है। इसमें क्लोरीन Cl 2 बार क्यों है? देखिए, इस फॉर्मूले में ही इसकी कहानी छिपी है। इसमें कैल्शियम Ca है और दो तरह की क्लोरीन है। एक है सामान्य क्लोराइड Cl और दूसरा है ऑक्सीक्लोराइड के रूप में। ऑक्सीक्लोराइड। हाँ, और यही ऑक्सीक्लोराइड वाला हिस्सा इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है। जब ये पानी के संपर्क में आता है तो ये बहुत अस्थिर होता है और आसानी से शक्तिशाली क्लोरीन गैस छोड़ता है, जो ब्लीचिंग का सारा काम करती है। अच्छा, तो असली खिलाड़ी ये OCl ग्रुप है। लेकिन मैंने इन नोट्स में पढ़ा है कि क्लोरीन के अलावा सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 भी एक ब्लीचिंग एजेंट है। हाँ, है। अगर दोनों ही ब्लीच करते हैं तो क्या वे एक ही तरह से काम करते हैं? नहीं, और यहीं पर केमिस्ट्री बहुत आकर्षक हो जाती है। वे बिल्कुल विपरीत तरीकों से काम करते हैं। क्लोरीन ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन के जरिए ब्लीच करता है। ऑक्सीकरण, ये शब्द सुनने में भारी लगता है। क्या इसे आसान भाषा में समझा सकते हैं? जरूर। ऑक्सीकरण को आप ऐसे समझिए जैसे लोहे में जंग लगना। हवा की ऑक्सीजन लोहे के साथ मिलकर उसे रासायनिक रूप से बदल देती है और जंग बन जाता है। हाँ, क्लोरीन भी कुछ ऐसा ही करता है, लेकिन ज्यादा नाटकीय तरीके से। जब क्लोरीन पानी से मिलता है तो वो एक बहुत ही बेचैन अकेला ऑक्सीजन एटम पैदा करता है। एक अकेला ऑक्सीजन एटम? हाँ, और ये अकेला एटम इतना अस्थिर होता है कि वो तुरंत किसी चीज से जुड़ना चाहता है और वो रंग वाले मॉलिक्यूल पर हमला करके उसकी संरचना को ही तोड़ देता है। एक बार मॉलिक्यूल की संरचना टूटी तो रंग गायब। मतलब ये रंग को हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। एकदम सही। और इन किताबों में ये साफ लिखा है कि क्लोरीन से किया गया ब्लीचिंग एक स्थायी यानी परमानेंट बदलाव है। एक बार रंग गया तो वो वापस नहीं आ सकता। तो ये तो एक तरफा रास्ता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बताइए। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 ऑक्सीकरण का उल्टा करता है। वो अपचयन या रिडक्शन करता है। अपचयन? हाँ,
ये रंगीन पदार्थ को तोड़ता नहीं, बल्कि उससे ऑक्सीजन छीन लेता है या उसमें हाइड्रोजन जोड़ देता है। इससे मॉलिक्यूल की संरचना अस्थायी रूप से बदल जाती है और वो रंगहीन दिखने लगता है। अस्थायी रूप से, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि ये ब्लीचिंग का असर टिकाऊ नहीं है। जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड से ब्लीच की हुई चीज हवा के संपर्क में आती है, हवा में मौजूद ऑक्सीजन धीरे धीरे उस मॉलिक्यूल के साथ फिर से जुड़ जाती है और रंग वापस आ जाता है। हाँ, जैसे ही ऑक्सीजन वापस आती है, चीज का मूल रंग भी वापस आ सकता है। एक मिनट, अगर क्लोरीन इतनी अच्छी तरह और हमेशा के लिए रंग हटा देता है, तो फिर हमें सल्फर डाइऑक्साइड जैसे अस्थायी ब्लीच की जरूरत ही क्यों है? ये तो एक कमजोर उपाय लगता है। बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए ऊन या रेशम जैसे नाजुक कपड़ों के बारे में। ठीक है। क्लोरीन का ऑक्सीकरण का हमला इतना शक्तिशाली होता है कि वो सिर्फ रंग को ही नहीं, बल्कि इन नाजुक रेशों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, उन्हें कमजोर कर सकता है। अच्छा, तो वो कपड़े को ही खराब कर सकता है। बिल्कुल। जबकि सल्फर डाइऑक्साइड का अपचयन वाला तरीका बहुत सौम्य, बहुत जेंटल होता है। तो यहाँ एक तरह का ट्रेड ऑफ है, मजबूती बनाम स्थायित्व। मतलब नाजुक चीजों के लिए अस्थायी सफेदी बेहतर है ताकि कपड़ा बचा रहे। एकदम सही। जबकि सूती कपड़ों जैसी मजबूत चीजों के लिए स्थायी सफेदी के लिए हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। ये तो कमाल की जानकारी है। मतलब ब्लीच चुनना इस बात पर निर्भर करता है कि हम दाग हटा रहे हैं या कपड़ा ही हटा देंगे। हाँ, कुछ ऐसा ही है। तो संक्षेप में हमारे पास एक स्थायी शक्तिशाली ब्लीच है जो क्लोरीन पर आधारित है, और एक अस्थायी सौम्य ब्लीच है जो सल्फर डाइऑक्साइड है। सही। और हमारा ब्लीचिंग पाउडर CaOClCl क्लोरीन छोड़ने की वजह से पहली यानी ऑक्सीकरण वाली श्रेणी में आता है। आपने बिल्कुल सही समझा। तो आज हमने अपनी रसोई और बाथरूम में रखे कुछ सामान्य पाउडर के पीछे की असाधारण केमिस्ट्री को समझा। हमने देखा कि बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा दिखने में भले ही एक जैसे हों, पर एक गलती से केक की जगह कुछ और ही बन सकता है। बिल्कुल। और ये भी कि ब्लीचिंग का मतलब सिर्फ सफेद करना नहीं है। ये इस पर भी निर्भर करता है कि आप रंग को हमेशा के लिए तोड़ना चाहते हैं या बस थोड़ी देर के लिए उसे अदृश्य करना चाहते हैं। यहाँ आकर्षक बात यही है कि कैसे इन सरल फॉर्मूलों से इतने अलग अलग काम तय होते हैं। केक फुलाने से लेकर पानी को नरम करने और नाजुक रेशम को बिना नुकसान पहुंचाए सफेद करने तक, ये हमारे चारों ओर मौजूद अदृश्य रसायन विज्ञान का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। और ये भी कि कैसे अणुओं की बनावट ही उनके भाग्य का फैसला करती है। सही कहा। स्रोतों में यह चर्चा हुई है कि वॉशिंग सोडा का उपयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। यह हमें सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल देता है। पानी में ये स्थायी कठोरता वास्तव में क्या होती है? और सोडा मिलाने के अलावा हमने अपने घरों और उद्योगों में, जैसे कि वाटर प्योरीफायर और RO सिस्टम में, इससे निपटने के लिए और कौन से आधुनिक तरीके विकसित किए हैं?